Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to study Political Science Book 2 Chapter number 2 Era of One Party Dominance। इससे पहले मैं चैप्टर 1 को पढ़ा चुका हूँ। अगर वो आप नहीं देखें वो पहले देख लीजिए। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली देखेंगे चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। जिस तरह से पहला बुक में बताया गया था, हमारे पास 3 चैलेंज था। कौन कौन सा चैलेंज था? तो पहला चैलेंज था नेशन को यूनाइट करना, दूसरा चैलेंज था इस्टेब्लिशिंग ऑफ डेमोक्रेसी और तीसरा चैलेंज था डेवलपमेंट करना। तो आज हम लोग वही दूसरे चैलेंज को देखने वाले हैं, जिसका टाइटल है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। मतलब इसमें ये बोला गया क्योंकि जो है 1947 या फिर ऐसा बोला जाए 1952 से 1967 तक किसका डोमिनेंस होता है? कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस होता है। इसी कारण से इस चैप्टर का नाम रखा गया है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। अब इसमें पढ़ते हैं क्या क्या चैलेंज था डेमोक्रेसी बिल्ड करने के लिए। लीडर्स इन मैनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डिसाइड दैट देयर कंट्रीज कुड नॉट अफोर्ड टू हैव डेमोक्रेसी। बहुत देश के लीडर जो थे, मतलब अलग अलग देश के लीडर जो थे, वो ये ऐसा सोचते थे कि इस कंट्री में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं होगा, क्योंकि हमारे कंट्री में यानी इंडिया में बहुत सारे डाइवर्सिटी, लैंग्वेज, कल्चर को करने वाले लोग थे। इसी कारण से वो लोग ऐसा सोचे कि इस रीजन में, इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं रह सकता। दे सेड, वो बोलते थे हैं डेट नेशनल यूनिटी वाज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड डेट डेमोक्रेसी विल इंट्रोड्यूस डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो पहला वो लोग बोले कि नेशनल यूनिटी तो फर्स्ट प्रायोरिटी था ही, और डेमोक्रेसी जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो क्या कर सकता है? डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है। Therefore, many of the countries that gain freedom from colonialism experience non-democratic rule। और बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो फ्रीडम मिला लेकिन वो जो है नॉन डेमोक्रेटिक रूल, मतलब उस पर वहाँ पे डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉलोनियलिज्म कंट्री जो थे। अब द कंडीशन इन इंडिया वी आर नॉट वेरी डिफरेंट। और जो कंडीशन था इंडिया का वो उससे हल्का फुल्का डिफरेंट नहीं था। ठीक है, द कंडीशन इंडिया वी आर नॉट वेरी डिफरेंट, उससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। बट द लीडर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइड टू टेक द मोर डिफ़िकल्ट पाथ। लेकिन जो हमारे लीडर्स थे, वो जो लीडर्स थे न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इसी पाथ पे चलेंगे। क्योंकि हम लोग पहले ही बोल चुके थे क्या चीज़, हम लोग को डेमोक्रेटिक वे में गवर्नमेंट चलाना है। इसी कारण से जो है हम लोग, हमारे जो लीडर थे वो बोलते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही चलाएंगे। और बहुत जगह, बहुत ऐसा कंट्री था जहाँ पे डेमोक्रेटिक फेल हो गया था। ठीक है, इसी कारण से वो लोग डरते थे, लेकिन हमारे लीडर जो थे वो नहीं डरे। फॉर आवर फ्रीडम स्ट्रगल वाज डीपली कमिटमेंट। और वही जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल थे वो डीपली कमिटमेंट किया कि आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का रहेगा। आवर लीडर्स वियर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन एनी डेमोक्रेसी। और जो भी होगा डेमोक्रेसी को लाने में, वो सभी रोल को, चाहे क्रिटिकल हो चाहे ईजी हो, सभी को लाएंगे। लेकिन हम लोग क्या लाएंगे? डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे। दे डिड नॉट सी पॉलिटिक्स एज ए प्रॉब्लम। और वो जो थे हमारे जो ग्रेट लीडर्स थे, जो फ्रीडम के लिए लड़े थे, वो पॉलिटिक्स को प्रॉब्लम नहीं बल्कि वे ऑफ सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब पॉलिटिक्स को प्रॉब्लम नहीं समझते थे, बल्कि वो क्या समझते थे? पॉलिटिक्स से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एवरी सोसाइटी नीड्स टू डिसाइड हाउ इट विल गवर्न एंड रेगुलेट। और सभी सोसाइटी को ये सीखना चाहिए कि किस तरह से गवर्न किया जाता है और किस तरह से खुद को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्ट ऑन 26 नवंबर 1949 एंड साइन ऑन 24 जनवरी 1950। तो ये चीज़ याद रखना पड़ेगा आपको कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कब अडॉप्ट किया गया था, तो यहाँ पे अडॉप्ट होता है और एक इनेक्ट होता है। अडॉप्ट मतलब होता है लाना, ठीक है, और इनेक्ट मतलब होता है उसको
इस्तेमाल में लाना, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो है वो कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949, ठीक है। 26 नवंबर 1949 के दिन 24 जनवरी 1950 को साइन किया गया था, ठीक है। 6 नवंबर को अडॉप्ट किया गया था और साइन कब किया था? 24 जनवरी 1950 में। और कैम इनटू इफेक्ट, मतलब इफेक्ट में कब आया था? 26 जनवरी 1950। एट द टाइम द कंट्री वाज बीइंग रूल्ड बाय एन इंटरिम गवर्नमेंट। और जो 1947 से जो गवर्नमेंट बनी थी वो कौन सी गवर्नमेंट थी? हम बता चुके हैं आपको कौन सा थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी उस समय में। इट वाज नाउ नेसेसरी टू इंस्टॉल द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। और ये बहुत ही ज़रूरी हो गया था क्योंकि हमारा संविधान जो था वो भी बन गया था। और इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि अब कौन सा गवर्नमेंट ला जाए? इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को लाया जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड लेड डाउन द रूल्स। और कॉन्स्टिट्यूशन में सारा प्रावधान, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ लिखा था। और नाउ द मशीन्स हैड टू बी पुट इन प्लेस। और मशीन को जैसा बोलता है ना, मशीन सब पुट कर दिया गया। अब क्या होगा, उससे जो प्रोडक्ट निकलेगा वो देखा जाएगा कैसा निकलता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। अब बारी थी डेमोक्रेटिक इलेक्शन की, ठीक है, और इलेक्टेड गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी। इसी कारण से द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप। इसीलिए जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था। कब किया गया था? जनवरी 1950। तो जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लाया जाता है, सेटअप किया जाता है। और सुकुमार सेन फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनती है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो वो कौन थे? सुकुमार सेन थे। और फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कब सेटअप किया गया था? जनवरी 1950। द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शन वेयर एक्सपेक्टेड समटाइम्स इन 1950 इटसेल्फ। और जो कंट्री का पहला जनरल इलेक्शन था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो था, वो ऐसा मानते थे वो लोग कि 1950 के में करेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका वो आगे चलिए देखते हैं। But the election commission discovered that it was not going to be easy to hold a free and fair election in a countries of India's size। तो जो इलेक्शन कमीशन जो थे वो डिस्कवर करते हैं, मतलब बोलते हैं कि इतना भी इजी नहीं है एक फ्री और फेयर इलेक्शन कराना इंडिया जैसे बड़े देश में, क्योंकि उस समय भी इंडिया का साइज़ बहुत बड़ा था और अभी भी है। तो इंडिया के साइज़ के अकॉर्डिंग टू साइज़ के हिसाब से जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इतना भी इजी नहीं था, उसके लिए बहुत कुछ लगता है, ठीक है। होल्डिंग एन इलेक्शन रिक्वायर्ड डेलिमिशन और ड्राइंग द बाउंड्रीज। सबसे पहले जो इलेक्शन जहाँ पे होल्ड होता है उस एरिया को ड्राइंग किया जाता है, बाउंड्री देखा जाता है और उसका इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी भी देखा जाता है। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग द इलेक्ट्रल रोल्स। और इलेक्ट्रल रोल्स का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। वोटर एलिजिबल वोट, जो भी सिटीज़न है उसको पहचानना पड़ता है कौन 18 साल का है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज के तहत, कौन वोट देने के लायक है, कौन एलिजिबल टू वोट है। और बोथ दिस टास्क लुक ए लॉट ऑफ टाइम। और ये सब करने में टाइम जो है बहुत ज़्यादा लग गया। व्हेन द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द रोल्स वाज पब्लिश, जब फर्स्ट ड्राफ्ट जो हुआ था रोल्स मतलब वोटर लिस्ट का जब जारी किया गया था, तब लगभग जो है 40 लाख वुमेन को जो 40 लाख वुमेन जो थी उसका रजिस्टर हुआ ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ के पीपुल जो थे, क्योंकि हमारा देश पहले ही पता है लिटरेसी है, इलिटरेट है और बहुत सारे कृषि देश है, कृषि प्रधान देश है हमारा। और बहुत आदमी उस समय में पढ़े नहीं थे, जिसके कारण से जो मर्द रहते थे वो अपने औरत का जो भी अपनी वाइफ या फिर डॉटर या फिर सिस्टर का नाम नहीं चढ़ाते थे। उनको लगता था क्या कि ये हम लोग को उठा के लेके चल जाएंगे, इसी कारण से जो वो नहीं चढ़ाते थे नाम, उसके जगह पे सिर्फ उनके पिताजी का नाम और अपना नाम भी चढ़ाते थे जो भी मर्द रहते थे, ठीक है। इसी कारण से नो इलेक्शन ऑन दिस स्केल हैड बीन कंडक्ट इन द वर्ल्ड बिफोर। और ऐसा इलेक्शन कभी नहीं हुआ था इससे पहले वर्ल्ड इलेक्शन में, ठीक है। तो वर्ल्ड इलेक्शन में इससे पहले कभी भी ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ था। एट टाइम उस समय में देयर वीआर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स। तो लगभग 17 करोड़ एलिजिबल वोटर थे, मतलब 17 करोड़ आदमी ऐसे थे जो क्या कर सकते थे, वोट दे सकते थे। हु हैड टू इलेक्ट, जिसको इलेक्ट करना था लगभग 3200 MLAs एंड 489 मेंबर ऑफ लोकसभा, लगभग 3200 MLA और 489 मेंबर ऑफ लोकसभा।
ओनली 15% ऑफ दिस एलिजिबल वोटर्स वीआर लिटरेट, और उसमें से मतलब 17 करोड़ में से सिर्फ 15% ही एलिजिबल वोटर क्या थे, पढ़े लिखे थे, बाकी सब क्या थे, इलिटरेट थे। देयरफॉर द इलेक्शन कमीशन हैड टू थिंक ऑफ सम स्पेशल मेथड ऑफ वोटिंग, इसी कारण से जो इलेक्शन कमीशन यानी हमारे सुकुमार सेन जो थे वो क्या बोलते हैं, एक स्पेशल मेथड ऑफ वोटिंग लाएंगे। द इलेक्शन कमीशन ट्रेंड ओवर 3 लाख ऑफिसर, इसीलिए जो इलेक्शन कमीशन जो थे वो लगभग 3 लाख ऑफिसर को क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेन करते हैं, और उसे सिखाया जाता है किस तरह से पोलिंग स्टाफ मतलब किस तरह से वोट लिया जाएगा, कैसे काम करना है, ये सब क्या सिखाते हैं उन लोग को। एंड पोलिंग स्टाफ टू कंडक्ट द इलेक्शन, पोलिंग स्टाफ को बोलते हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने का। अब देखो, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज ऑल्सो द फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन पुअर एंड इलिटरेट कंट्री, और जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो था वो क्या था, एक बिग टेस्ट भी था डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि जो देश पुअर हो, गरीब हो और इलिटरेट कंट्री हो वहाँ पे ऐसा इलेक्शन फर्स्ट टाइम होने वाला था, ठीक है। इसके कारण से इसे फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी बोला गया। और टिल देन डेमोक्रेसी हैड एग्जिस्टेड ओनली इन प्रोस्परस कंट्रीज मेनली, और उससे पहले जो डेमोक्रेसी मतलब जो इलेक्शन हुआ था वो प्रोस्परस कंट्री जैसे यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, और इस समय भी इसमें समय ये समय हुआ था, इसमें हुआ था। और हमारे जो इलेक्शन कमीशन थे वो सभी के लिए वोटिंग थे, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे थे जो वुमेन को वोटिंग नहीं करने देते थे, लेकिन हमारा जो इंडिया था वो जो है सभी को इक्वल वोटिंग राइट दिया गया सभी को, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, सभी को। बाय दैट टाइम मैनी कंट्रीज इन यूरोप हैड नॉट गिवन वोटिंग राइट्स और टू ऑल वुमेन, और वैसे वही बोले जो उस समय में बहुत ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ थे जो वुमेन को वोटिंग राइट नहीं था, वुमेन को वोटिंग राइट नहीं दिया जाता था यूरोपियन कंट्रीज़ में। लेकिन इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंडिया इज एक्सपेरिमेंट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज, और लेकिन इंडिया कॉन्टेक्स्ट में क्या है, इंडियाज एक्सपेरिमेंट विथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज के तहत ये दिया गया। एन इंडियन एडिटर कॉल्ड इट द बिगेस्ट, और वही एक इंडियन एडिटर क्या बोलते हैं, द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, ठीक है, क्या बोलते हैं, बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। ऑर्गेनाइजर ए मैगजीन रोट द जवाहरलाल नेहरू वुड लीव टू कॉन्फेस द फेल्यूर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज इन इंडिया, और ऑर्गेनाइजर मैगजीन में ये छापते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कॉन्फेस करते हैं मतलब फेल्यूर मतलब फेल हो जाएंगे किसमें, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज इन इंडिया के तहत में। A British member of the Indian Civil Service claimed that future and more enlightenment age will be viewed with astonishment and absurd force for recording the votes of millions of illiterate people, और एक ब्रिटिश मेंबर इंडियन सिविल सर्विस वाले बोलते हैं कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो अब देखा जाएगा किस तरह से है, कैसे लाखों इलिटरेट पीपल किस तरह से वोटिंग करते हैं, ठीक है। अब सही शब्द हो गया, और उसके बाद आगे देखते हैं। द इलेक्शन हैड टू बी पोस्टपोन ट्वाइस, इसी कारण से जो इलेक्शन हुआ था मतलब इलेक्शन करने का था 1950 में, लेकिन जो है 2 बार उसको पोस्टपोन किया जाता है, लेकिन फाइनली जो है फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952, तो अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952 में फर्स्ट इलेक्शन कर लिया जाता है, ठीक है, पहला जनरल इलेक्शन को कर दिया जाता है। बट दिस इलेक्शन इज रिफर्ड टू एज द 1952 इलेक्शन सिंस मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वोटेड इन जनवरी 1952, लेकिन ये जो इलेक्शन होता है वो रिफ़र करता है मतलब इलेक्शन को मेन जो डेट माना जाता है मतलब मेन जो ईयर माना जाता है वो 1952 का इलेक्शन माना जाता है, क्योंकि फरवरी में ही मतलब जनवरी में ही क्या किया जाता है, ज़्यादातर एरिया में वोटिंग किया जाता है। इलेक्शन वेयर कॉम्पिटिटिव, इलेक्शन क्या होता है, कॉम्पिटिटिव होता है। देयर वेयर ऑन एन एवरेज मोर देन 4 कैंडिडेट्स फॉर ईच सीट, और लगभग ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 4 कैंडिडेट्स जो है एक सीट से मतलब एक सीट पे 4 कैंडिडेट उठता था, ठीक है। द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन वाज इनकरेजिंग, और जो लेवल था पार्टिसिपेशन का वो क्या था, इनकरेजिंग था। मोर देन हाफ द एलिजिबल वोटर्स टर्न आउट टू वोट ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, और लगभग हाफ ऑफ द एलिजिबल वोटर जो थे वो फर्स्ट ही डे इलेक्शन में किए मतलब वोट दिए। व्हेन द रिजल्ट वेयर डिक्लेयर दिस आर एक्सेप्ट एज फेयर इवन बाय द लूजर्स, ठीक है, जो मतलब रिज़ल्ट जब आया, रिज़ल्ट जब डिक्लेयर किया गया था तो इससे माना गया कि जो ये
इलेक्शन हुआ है वो क्या है, फेयर वे में हुआ है और लूज़र मतलब नहीं हुआ है, ठीक है। द इंडियन एक्सपेरिमेंट हैड प्रूव दैट क्रिटिक्स रॉन्ग। और जो इंडिया का एक्सपेरिमेंट था, जो लोग बोल रहे थे कि डेमोक्रेटिक नहीं रहेगा, इलेक्शन नहीं सही से होगा, इलिटरेट है, पुअर है, इसी उसका जो भ्रम था, उसका जो घमंड था, उसको इंडियन एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, तोड़ दिया। उसका जो क्रिटिक रॉन्ग था। अब was no longer possible to argue that democratic election could not be held। अब वही जो वो लोग बोला कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग क्या किए, हमारे जो ड्यू टू वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि सही बात भी है कि कंडीशन जो था हमारा उस समय में बहुत ही ख़राब था, पॉवर्टी था, लैक ऑफ एजुकेशन था, इलिटरेट था, इसी कारण से वो बोल रहे थे। लेकिन हमारे जो भी कंट्री के पीपुल थे वो साबित कर दिए कि जो भी लैक ऑफ एजुकेशन हो या फिर पॉवर्टी हो, फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना सकते हैं, एक इलेक्शन करवा सकते हैं। इट प्रूव डेट डेमोक्रेसी कुड बी कैन बी प्रैक्टिस्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ये साबित करता है कि डेमोक्रेसी कहीं भी कोई भी पार्ट में प्रैक्टिस किया जा सकता है। कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। अब देखो, उस समय में ऐसा मत सोचिए कि एक ही गवर्नमेंट थी, मतलब एक ही पार्टी थी, बल्कि बहुत सारी पार्टी थी। जैसे सीपीआई हो गया, ठीक है, कांग्रेस हो गया, डीएमके हो गया, ऐसे बहुत सारी पार्टी थी उस समय लड़ी थी। लेकिन जो कांग्रेस का था पार्टी, कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे जो लीडर थे, मेन लीडर थे, वो इसी में थे। इसी कारण से जो है ये कांग्रेस जो है 3 इलेक्शन, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते तब तक ये पार्टी क्या होती, जीतते रहती है। द उसी को अब देखते हैं। द कांग्रेस पार्टी एज इट वाज पॉपुलरली, वही कांग्रेस पार्टी क्या था, पॉपुलरली नोन था, सब जगह पता था, बच्चा बच्चा जानता था कि कांग्रेस पार्टी है जो लड़ा था हम लोग के फ्रीडम के लिए। हैड इनहेरिटेड टू लेगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट, और लेगेसी था नेशनल मूवमेंट पे। द पार्टी वॉन, इसलिए पार्टी वॉन 364 ऑफ द 489 सीट्स इन द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, जो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें 489 सीट में से 364 सीट जो था वो कांग्रेस अकेले जीतता है। ठीक है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट कैम नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ सीट्स, और जो सेकंड इन टर्म्स ऑफ सीट पे आता है वो कौन सा आता है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो फर्स्ट इलेक्शन ऑफ लोकसभा हुआ था, ठीक है, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन जो हुआ था उसमें कांग्रेस को 364 सीट मिला था 489 में। और दूसरा जो सबसे बड़ा पार्टी था जो जिसको सीट मिला था वो था कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको कितना सीट मिला था, 16 सीट मिला था। द स्टेट इलेक्शन वेयर हेल्ड विथ द लोकसभा इलेक्शन, और जो इलेक्शन हुआ था वो किससे हुआ था, लोकसभा इलेक्शन से हुआ था। द कांग्रेस स्कोर्ड बिग विक्ट्री इन दोज इलेक्शन एज वेल, और जो भी मतलब कांग्रेस जो था वो बहुत ही ज़्यादा सीट लेके आता है इलेक्शन में, बिग विक्ट्री मतलब बहुत ही बहुमत से जीतता है। इट वॉन ए मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट ट्रेवनकोर कोचिंग, बाकी सब जगह तो उनको बहुत अच्छा सीट मिलता है, लेकिन जो ट्रेवनकोर कोचिंग है वहाँ पे इसको बहुत कम सीट मिलता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, पार्टी जो था पार्ट ऑफ टुडेज केरला, जो अभी का समय में कौन सा केरला, तो उस समय में क्या बोला जाता था, ट्रेवनकोर कोचिंग बोला था मद्रास और उड़ीसा, इस सब में जो है बहुत ही कम सीट मिला था। ठीक है, उसमें मेजोरिटी सीट नहीं मिला था। फाइनली इवन द स्टेट कांग्रेस फॉर्म द, लेकिन फिर भी जो है इस स्टेट में ट्रेवनकोर कोचिंग मद्रास, ट्रेवनकोर कोचिंग मद्रास और उड़ीसा में अब जो कांग्रेस गवर्नमेंट अपना बनाती है, ठीक है, कांग्रेस अपना गवर्नमेंट वहाँ बनाती है। सो द पार्टी रूल्ड ऑल ओवर द कंट्री, इसी कारण से जो पार्टी जो थी वो ऑल ओवर द कंट्री मतलब पूरी कंट्री में क्या करती है, राज करती है। एक सिंगल पार्टी जो है पूरे कंट्री पे राज करती है। एज एक्सपेक्टेड जवाहरलाल नेहरू बिकम द प्राइम मिनिस्टर एंड आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। ठीक है, उससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन इन द सेकेंड एंड द थर्ड जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 1957 एंड 1962, सेकेंड दूसरा और तीसरा जो जनरल इलेक्शन हुआ था वो 1957 और 1962, मतलब पहला दूसरा हुआ 1957 में और तीसरा हुआ 1962 में। द कांग्रेस मेंटेन द सेम पोजीशन, कांग्रेस जो था सेम पोजीशन मेंटेन किया इन द लोकसभा बाय विनिंग 3/4, मतलब हमेशा लोकसभा में 3/4 सीट लेके ही आता था कौन, कांग्रेस पार्टी। नन ऑफ द अपोजिशन पार्टीज कुड विन इवन 1/10, और कोई भी ऐसा पार्टी था नहीं था जो लगभग 1/10 नंबर सीट लाए कांग्रेस के बराबर, मतलब कांग्रेस
के खिलाफ। तो 1/10 भी सीट नहीं मिलता था कोई भी पार्टी को। इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन, जो स्टेट असेंबली इलेक्शन था, लेकिन उसमें द कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजोरिटी इन फ्यू केसेस। जो असेंबली मतलब स्टेट असेंबली इलेक्शन जो था, उसमें बहुत जगह मेजोरिटी में जो कुछ केसों में जो कांग्रेस था वो उसको बहुमत सीट नहीं मिलती थी। जैसे कौन सा हो गया, केरला का, ठीक है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दिस केसेस वाज इन केरला इन 1957 व्हेन ए कोलिजन लेड बाय द CPI फॉर्म द गवर्नमेंट। और जो 1957 यानी सेकेंड जनरल लोकसभा इलेक्शन जब हुआ था, तो उसमें जो है स्टेट असेंबली इलेक्शन में केरला में 1957 में जो CPI था वो वहाँ पे जीतता है, ना कि कांग्रेस जीतता है, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ द विक्टोरी ऑफ द कांग्रेस वाज आर्टिफिशियली बूस्टेड बाय आवर इलेक्टोरल सिस्टम। और जो एक्सटेंट था, विक्टोरी था कांग्रेस का, वो आर्टिफिशियली जो है बूस्ट किया जाता था, क्योंकि इलेक्टोरल सिस्टम, हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम था उसके कारण। द कांग्रेस वॉन 3 आउट ऑफ एवरी 4 सीट्स। मतलब कांग्रेस जो था 3 आउट ऑफ 4 मतलब 4 में 3 सीट जो था हर कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतता था। बट इट डिड नॉट गेट इवन हाफ ऑफ द वोट, लेकिन उसको हाफ ऑफ द वोट भी नहीं मिलता था। क्यों? इन 1952 फॉर एग्जांपल, जैसे 1952 में एग्जांपल बताया गया, द कांग्रेस ऑब्टेन 45% ऑफ द टोटल वोट्स। तो कांग्रेस जो था वो 45% जो था टोटल वोट्स, मतलब टोटल वोट्स का 45% वो जीता। बट इट मैनेज टू विन 74% ऑफ द सीट, लेकिन उसको मिला 45% वोट, लेकिन जो सीट जो था वो 74% सीट जो था वो मैनेज किया करता था। द सोशलिस्ट पार्टी द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट्स। और जो सोशलिस्ट पार्टी था वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी था इन टर्म्स ऑफ वोट, मतलब वोट के टर्म में देखा जाए तो दूसरा जो सेकेंड पार्टी जो डोमिनेंस कर रहा था वो कौन था, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी टर्म्स ऑफ वोट भी वो था सोशलिस्ट पार्टी। सिक्योर्ड मोर देन 10% ऑफ द वोट्स ऑल ओवर द कंट्री। मतलब 10% वोट जो है पूरे कंट्री का जो 10% वोट था वो सिक्योर किया था। बट इट कुड नॉट इवन विन 3% ऑफ द सीट, लेकिन उसको 3% सीट भी नहीं मिला था। क्यों ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हमारे जो कंट्री है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें डिस्कशन किया गया किस चीज़ का, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड। जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड है, उसके तहत हमारा जो इलेक्शन होता है वो होता है जिस एरिया में, जिस इलेक्शन में जिसको ज़्यादा बहुमत मिलता है, ज़्यादा सीट मिलता है, उसी का गिनती होता है, बाकी सब का गिनती नहीं होता। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कम्युनिस्ट विक्टोरी इन केरला। कम्युनिस्ट मतलब विक्टोरी 1957 के इलेक्शन में कांग्रेस वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से हारती है और वहाँ पे जो है कम्युनिस्ट पार्टी जीतती है। तो वहीं पे लिखा गया द कम्युनिस्ट पार्टी वॉन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट इन द केरला। जो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो लार्जेस्ट नंबर सीट लाई थी कहाँ पे, केरला लेजिस्लेचर में। द पार्टी वॉन 60 ऑफ द 126 सीट्स। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो 60 सीट जीती थी, 126 सीट में 60 सीट जीती थी। सपोर्ट ऑफ 5 इंडिपेंडेंट्स, जो 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की वजह से। द गवर्नर इन्वाइटेड EMS नमोद्रीपाद द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट लेजिस्लेचर पार्टी टू फॉर्म द मिनिस्ट्री। और जो गवर्नर था उस समय का, इनवाइटेड किया था EMS को, नमोद्रीपाद को, कि आप आइए और कम्युनिस्ट लेजिस्लेचर पार्टी बनाइए और मिनिस्ट्री का पद संभालिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, और फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड में होने वाला था क्या, एक कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट जो था वो पावर में आया थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन। किसके थ्रू? डेमोक्रेटिक इलेक्शन को, इसी में लिखा गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे इस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ेंगे, और जो है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, कांग्रेस डोमिनेंस क्यों करता था इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सो इट कम्स इन फ्रॉम दिस टाइम एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। तो कैसा लगा पढ़ाया हुआ आप कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।